गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 1 हम पढ़ रहे थे कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे आगे कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते रखते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। अर्थात क्या है, एक विशेष जो समय होता है, उस विशेष समय को ध्यान में रखकर जब हम उसका अध्ययन करते हैं और हमारे सामने कोई जब नई चीज़ आ जाती है, तो जो पुरानी चीज़ है उसका थोड़ा महत्व कम हो जाता है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकार जो कि इतिहास लिखने, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन काल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होते थे और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों जैसे हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेटिंग, डलोजी, ठीक है, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। अर्थात ये अलग अलग समय में अलग अलग हमारे गवर्नर या जनरल हुए हैं और वाइसराय हुए हैं, जिनका हम अलग अलग समय पर अध्ययन करते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइसरायों का भी कभी न खत्म होने वाला सिलसिला भी छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। अर्थात हमारे भारत में जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन में हमारे यहाँ जो परिवर्तन हुए हैं या जो कालक्रम चला है, वो अलग अलग गवर्नर जनरलों का जो शासन था उनमें चला है। अर्थात किसी गवर्नर जनरल के काल में क्या हुआ है, किसी के में क्या हुआ, किसी के में क्या हुआ। अर्थात अलग अलग समय में अलग अलग परिवर्तन हम देखते हैं। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकड़े में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई घटना या कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़ों का अध्याय में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है, जो इतिहासकार गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है और उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हम अपने इतिहास का अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये देखिए, वारेन हेस्टिंग्स है जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। इन्होंने एक किताब लिखी है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसके लेखक हैं जेम्स मिल, जो कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के, 1817 में। ठीक है, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। अर्थात 3 कालखंड बनाए उन्होंने, एक तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो 3 भागों में इन्होंने डिवाइड
कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में इन तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों अब देखिए आगे कि जो जेम्स मिल थे उन्होंने जो लिखा उनके आधार पर उन्होंने बताया कि मेरे को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। अर्थात उन्होंने जो अध्ययन किया उनके आधार पर उन्होंने बताया कि जो एशियाई जो समाज है उसकी जो सभ्यता है वो यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का भी राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। अर्थात मिल का मानना ये था कि जो भारत है, अगर भारत का उत्थान चाहिए तो उसके लिए ब्रिटिश काल जरूरी है, अर्थात ब्रिटिश शासन जरूरी है। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो देखिए जो जेम्स मिल थे उन्होंने क्या अध्ययन किया है। इतिहास की इस धारणा को अंग्रेज शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? अर्थात अगर हमारे आदर्श की बात करें, भारतीय आदर्श की बात करें, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन उन्होंने जो अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने इस तरीके से बताया। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरीके के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय तक के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और जीवन के तो तौर तरीके हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अर्थात जो धार्मिक अगर हम देखें तो सभी जो समूह थे, जो सभी शासक थे, उनके भी धर्म जो थे वो अलग अलग थे। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अनेक समस्याएं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे तो अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, नहीं यह आर्थिक विकास की प्रगति का दौर था। अगर हम हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पता कर पाएंगे कि जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने तो हमें यहाँ पर हमारा शोषण ही किया, ठीक है। तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वो समानता स्थापित करना चाहते थे। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारे भारत को उपनिवेश बनाया और यहाँ से जो वस्तुएं थी उनको यहाँ से ले गए, कच्चा माल ले गए और फिर वहाँ तैयार किया और भारत में वापस बेचा। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अर्थात कई प्रकार के टैक्स लगा दिए, कई प्रकार के कर लगा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शोषण किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इसी
सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब हम एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इन तरीके के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते देखते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। अर्थात जब भी कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अपने अधिकार में ले लेता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। लेकिन जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ढंग से अनुभव नहीं करते थे। इसलिए इस किताब में हमारे अतीत यानी कि जो इतिहास है इसको अतीत का नाम दिया गया है। हम किस तरह से जानते हैं, अर्थात जो इतिहास है उनको हम किस तरीके से जानते हैं, तो ये अलग अलग जो क्षेत्र थे इसको जानने के उनका अध्ययन हम कल करेंगे।